हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक्स एंड हियर वी आर। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और सब कुछ के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो सेल है इसमें ये जो न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, मतलब सेल डिवीजन के समय पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स ओके। द न्यूक्लियोलस, द बॉल लाइक जेल लाइक सब्सटेंस, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, मतलब ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड द क्रोमैटिन, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, इतने तक तो हमने पढ़ा था। टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियर एनवेलप अगर यहाँ से गायब हो गया तो न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी सामान था वो सारा किस में मिल जाएगा, इधर। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रखना है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। इतना तो हमें याद हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा, मतलब आफ्टर सेल डिवीजन, हाँ हम सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर सेल डिवीजन ये जो चीजें हैं ये वापस अपीयर हो जाएंगी, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर्स। न्यूक्लियर एनवेलप याद रखना है, न्यूक्लियर एनवेलप सेल डिवीजन के बाद, अच्छा ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा, ये जो चीजें हैं ये हट जाएंगी और न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी सामान था वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब आफ्टर सेल डिवीजन क्या होगा, फिर से न्यूक्लियस का बनना बहुत जरूरी है, इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर्स, मतलब ये वापस आ जाएगा। और न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स और जो क्रोमोसोम बने थे वो फिर से क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड अगेन टू फॉर्म क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या लिखेंगे, क्रोमैटिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओके। तो हमें याद रखना है कि एक बार अगर ये सब हट गया तो ऐसा नहीं है कि ये फिर से नहीं बनेगा। आफ्टर सेल डिवीजन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि मैम इनका क्या होगा, तो वो भी मैं अभी बताऊंगी। आफ्टर सेल डिवीजन ये सब चीजें जो है ये वापस आ जाएंगी, ओके। तो हम चलते हैं फिर से क्रोमोसोम पे, ओके। सो क्रोमोसोम, अच्छा तो क्रोमोसोम जो है, अब हम जानेंगे क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के बारे में, ओके। क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन, ठीक है। ये तीन का इंटर रिलेशन क्या है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्रोमोसोम ही डीएनए है या क्रोमोसोम ही जीन है। इसका कंसेप्ट आज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम, जैसा कि हमें पता है कि कंडेंस्ड क्रोमैटिन, ये बात याद हो जानी चाहिए, कंडेंस्ड क्रोमैटिन, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड क्रोमैटिन है। अच्छा, अब क्रोमैटिन क्या है, डोंट से डिकंडेंस्ड क्रोमोसोम, वी नो दैट। क्रोमैटिन किससे बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे बना है, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, अब डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियो ले लिए इससे, और ये है प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, ये किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमैटिन की। और क्रोमैटिन भी क्रोमोसोम ही है, तो क्रोमोसोम इज बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके। आप अपनी बुक में डेफिनेशन देखेंगे क्रोमोसोम की, तो लिखा गया है कि क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियो प्रोटीन, याद रहेगा, ठीक है। अब डीएनए, अच्छा क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, क्रोमोसोम्स ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम को डिकंडेंस करेंगे तो वो ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, मतलब कि जब क्रोमोसोम्स को खोला जाएगा तो वो क्रोमैटिन बन जाएंगे, है ना। ये अगर क्रोमोसोम है तो ये हो गया क्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन को अगर थोड़ा और जूम किया जाएगा तो यहाँ मुझे दिखाई देंगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम आप क्या बना रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि ये है न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। ये है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, इसको जब हम और डिकंडेंस करेंगे तो हमें मिलेगा डीएनए, और डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन कहा गया, यही जो डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बेड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब क्या हुआ कि एक माला में जैसे मोती, एक माला और उसमें मोती हमने लगा दिए, मोती हमने पिरो दिए, तो ये बेड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है। अच्छा, अब हम डीएनए की बात करेंगे, तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये हमें कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम में मिलेगा, मतलब क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बना है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन मिला के जब उसको कंडेंस कर दिया जाएगा तो वो क्रोमैटिन बन जाएगा, और क्रोमैटिन को और कंडेंस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम। जब क्रोमैटिन को और कंडेंस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्रोमोसोम, ओके। डीएनए का और डिटेल्ड वीडियो थोड़े दिनों में आने वाला है। जीन की बातें करेंगे, तो ये है क्रोमोसोम, ये क्या है, एक क्रोमोसोम, ओके। अच्छा,
ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका एक पॉइंट हो गया, ये इस क्रोमोसोम के इस आर्म का, आर्म हमने पढ़ा था याद है कि ये अगर मेरा क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम के पास कितने आर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 आर्म्स है, ठीक है। तो ये अगर हम फर्स्ट आर्म कंसिडर करते हैं तो क्रोमोसोम के फर्स्ट आर्म में एक पॉइंट यानी एक लोकस, पॉइंट यानी लोकस, क्रोमोसोम के फर्स्ट आर्म पे एक लोकस यानी एक पॉइंट पे एक जीन बैठी है। कौन बैठी है, जीन। अच्छा, जीन जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे स्किन कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, स्किन कलर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जस्ट फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि किसी क्रोमोसोम के फर्स्ट आर्म पे एक लोकस के एक पॉइंट, एक लोकस यानी एक पॉइंट पे एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर के लिए, ठीक है। मतलब कि ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल होगी मेरे फेयर या मेरे डार्क स्किन कलर के लिए। अब अगर किसी और क्रोमोसोम के फर्स्ट आर्म पे देखेंगे, अब जैसे ये समझ लो क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी अगर देख रहे हैं तो ये भी ऐसा ही एक क्रोमोसोम है। अब इसके किसी आर्म पे यहाँ अगर मैं देखूंगी तो यहाँ भी कोई जीन बैठी होगी, वो यहाँ कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी एक जीन बैठी होगी, लेकिन दिस जीन विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर, दिस जीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर कैरेक्टर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस जीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोज माई हाइट, मे बी टॉल और ड्वार्फ और समथिंग, मे बी टॉल और ड्वार्फ, ओके। तो मतलब क्रोमोसोम के एक पॉइंट पे जीन बैठी होगी और जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए, तो हमें ये याद रखना है। तो क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम बना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम बनने के बाद मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस होने के बाद बनेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के एक लोकस यानी एक पॉइंट पे बैठी होगी एक जीन जो रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर के लिए, ओके। हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस बोलेंगे तो दीज आर 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, 23 पेयर्स, ओके। और 23 पेयर्स में भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसमें 22 पेयर्स को एक साइड रखा जाएगा और 1 पेयर को एक साइड रखा जाएगा, 1 पेयर को एक साइड रखा जाएगा, ओके। दिस 1 पेयर जिसको हमने अलग से डिफरेंशिएट करके सबसे रख दिया, दिस 1 पेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बॉडी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बॉडी और जेंडर इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो these will be known as sex chromosomes, clear? Sex chromosomes, okay. Another name for sex chromosomes are allosomes, ठीक है। These will be XX और XY, दो ऑप्शंस है XX और XY। if these will be XX gender female और these will be XY gender will be male, clear, okay। और 22 pairs किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, 22 pairs will be responsible for the somatic characteristics, 22 pairs will be responsible for the somatic characteristics। अच्छा, और सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो सोमा मीन्स बॉडी मतलब हर इंसान के 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 नाक और जितने भी कॉमन फीचर्स जैसे बोलना चलना हंसना बैठना उठना, ये सब कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो ये 22 पेयर्स होंगे, कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, नाटा है, जो भी है व्हाटएवर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये 22 पेयर्स। और इन 22 पेयर्स को बोला जाएगा ऑटोजोम्स, ओके। अब ऑटोजोम्स में 22 पेयर्स होंगे, ठीक है, 22 पेयर्स, तो टोटल 23 पेयर्स। अच्छा, अब ये तो समझ में आया। अब 23 पेयर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसको 23 दो जगह लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 46, राइट, ओके। तो 23 और 23 अगर हम लिखते हैं तो इस सिंगल कंडीशन को मतलब हम अलग अलग से डिनोट कर रहे हैं, मतलब इसको हम डिनोट करेंगे n से और इसको करेंगे n से, और जब ये दोनों हमने एक साथ लिख दिए तो यहाँ हम लिख देंगे 2n, ओके। तो इस n कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगेन हैप्लॉइड कंडीशन, एंड दिस विल बी द डिप्लॉइड कंडीशन, डायमीन्स टू डिप्लॉइड कंडीशन, ओके। तो ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, और ये गैमेट फॉर्मेशन के बारे में हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ मिलेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम क्रोमोसोम्स अगर किसी में पाए जाते हैं तो वो है H. gracilis। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो सबसे हम साइंटिफिक नेम्स की बात करेंगे तो उसका सबसे पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और यहाँ फुल स्टॉप दिया है, इसका पूरा नाम बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं। और ग्रासिलिस जो सेकंड टर्म होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमें शॉर्ट होगा और हमें इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करनी है, दीस आर द रूल्स। और अगर हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लांट्स की बात करेंगे तो ओ रेटिक्यूलेटम, ये बुक्स में दिया हुआ है सांत्रा की बुक में, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ओ रेटिक्यूलेटम, ओके। अब एनिमल्स अगेन अंडरलाइन करना होगा, और अगर एनिमल्स की बात करें
एनिमल्स की बात करें तो लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे एम पिलोसुला, ओके। और अगर लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो ओलाकैंथा स्पीशीज, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ये है क्रोमैटिन और ये है न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियोलस, अब हम क्या बोल रहे हैं कब से कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब क्या है कि न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियोलस गायब होके जाएगा कहाँ? तो हमको ये पता चला है कि न्यूक्लियोलस जो है वो 10 डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो जो है ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये क्रोमैटिन अगर क्रोमोसोम बना लिया तो ये न्यूक्लियोलस कहाँ जाएगा? ये न्यूक्लियोलस 10 डिफरेंट पार्ट में टूट जाएगा। और टोटल क्रोमोसोम्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। उन 23 पेयर्स में से 5 क्रोमोसोम के पास चला जाएगा ये न्यूक्लियोलस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 5 क्रोमोसोम्स के पास ये न्यूक्लियस बट के चला जाएगा। अच्छा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। ये जो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। ये था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन, ओके। कुछ कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब कुछ क्रोमोसोम ऐसे होंगे जहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ कि वो लंबा वाला बैलून आपको याद है, वो जिससे ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के हम लोग कुछ बनाते थे, ऐसा टाइप का, और उसको ऐसे मोड़ेंगे तो उसमें ऐसा हो जाएगा। तो वही बैलून, उसमें उसको जब बीच से एक बार मोड़ेंगे तो वैसा दिखाई देगा, लेकिन उसको फिर से एक बार जब बीच से मोड़ देंगे तो वैसा दिखाई देगा, है ना। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अच्छा, तो एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्शन, ओके। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन। और जब भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन आएगा उसके ऊपर एक साइट मिलेगी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर साइट। अच्छा, ये क्यों जरूरी है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर साइट? इसीलिए जरूरी है क्योंकि आफ्टर सेल डिवीजन मुझे न्यूक्लियोलस वापस चाहिए, मतलब सेल को न्यूक्लियोलस वापस चाहिए। अब सेल को न्यूक्लियोलस वापस क्यों चाहिए वापस चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम बहुत जरूरी है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन। तो क्या बोला गया है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में देखा जाएगा, और उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर मिलेगा न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर साइट, ओके। न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर साइट जो आफ्टर सेल डिवीजन इस जगह से छोटा जो न्यूक्लियोलस बटा था उसको जमा करके फिर से एक ऐसा न्यूक्लियोलस बना देगा सेल के अंदर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम जस्ट सेइंग कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर साइट क्रोमोसोम का वो साइट है जहां सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रीजन होगा, और आफ्टर सेल डिवीजन ये जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर साइट है ये फिर से न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो न्यूक्लियोलस मेरे को वापस इसलिए, या सेल को वापस इसलिए चाहिए क्योंकि वो राइबोसोम बनाएगा, और राइबोसोम इसलिए जरूरी है क्योंकि राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। सो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर साइट। अच्छा, अब जिस क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, क्रोमोसोम्स हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। क्रोमोसोम्स हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम्स और सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैविंग, अच्छा, और सैट का क्या फुल फॉर्म है? साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियो क्रोमोसोम, साइन एसिडो थाइमो न्यूक्लियो क्रोमोसोम, न्यूक्लिको क्रोमोसोम। ये बात हमें याद रखनी है। सैट क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम हैविंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, दे हैव न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर साइट व्हिच हेल्प्स after cell division to form the nucleolus, and nucleolus helps in the ribosome, and ribosome thus helps in the protein synthesis which is essential for the processes, okay। तो हमने सब कुछ जो है बेसिक जान लिया है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन भी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजर साइट, कितने न्यूक्लियोलस कब आएगा, कब डिसअपियर हो जाएगा, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, और
हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए सब कुछ हमने जो है डिस्कस कर लिया है। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी कंडीशन, क्रोमोसोम कितने का क्या रोल है, ये हमने सब अभी देख लिया है। और आगे जो हम है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Waiting for the comment section. Thank you. Bye bye. Have a good day.